गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बताने वाले हैं क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन यानी रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण के बारे में बताने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं रासायनिक अभिक्रिया की। रासायनिक अभिक्रिया को हम इंग्लिश में बोलते हैं केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। रासायनिक अभिक्रिया का होता है कि इसमें हमेशा दो पदार्थ आपस में संयोग करते हैं और एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पे मैग्नीशियम है जो ऑक्सीजन से क्या कर रहा है, संयोग कर रहा है और यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है, ये हमारा क्या हो गया, एक नया पदार्थ हो गया। उसके बाद से बात करते हैं हाइड्रोजन जो होता है ये क्लोरीन से अभिक्रिया करता है, बनाता है यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाता है। फिर यहाँ पे सोडियम है जो क्लोरीन से अभिक्रिया करता है, बनाता है यहाँ पे सोडियम क्लोराइड बनाता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दो पदार्थ मिल रहे हैं, दो से अधिक भी पदार्थ हो सकते हैं, ये आपस में कंबाइन करेंगे और एक नए पदार्थ का निर्माण करेंगे, उसे क्या बोलेंगे हम, रासायनिक अभिक्रिया। अब शर्त यह है कि रासायनिक अभिक्रिया में हम लोग क्या करते हैं, किसी पदार्थ का सिर्फ नाम लिखते हैं, ना कि उसका अणुसूत्र या तत्वों का नाम लिखते हैं। तो यहाँ पे हम सब पदार्थ का नाम लिखे हैं, उसके बाद ये आपस में संयोग करते हैं, फिर यहाँ पर नए पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के बारे में। तो रिएक्टेंट्स किसे बोलते हैं, तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो पदार्थ होते हैं उसको बोलते हैं हम रिएक्टेंट्स, यानी हिंदी में बोलेंगे अभिकारक। अर्थात यहाँ पे आप देख रहे हैं मैग्नीशियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, सोडियम, क्लोरीन, ये जितने भी पदार्थ हैं सब रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, तो इसको हम बोलेंगे अभिकारक बोलेंगे। और प्रोडक्ट किसे कहते हैं, तो प्रोडक्ट की बात करेंगे तो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो नए पदार्थ बनते हैं उसे हम प्रोडक्ट बोलेंगे। जैसे यहाँ बात करेंगे मैग्नीशियम ऑक्सीजन से संयोग किया, यहाँ पे बनाया मैग्नीशियम ऑक्साइड, यहाँ पे बनाया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलकर, फिर यहाँ पे सोडियम और क्लोरीन मिला है तो बनाया सोडियम क्लोराइड। ये जो भी हमारा है ये सब के सब क्या है, तो ये सब के सब हमारे प्रोडक्ट हैं। ये तो रहा रासायनिक अभिक्रिया, इसका हम अभी प्रकार के बारे में जिक्र करेंगे, जस्ट अभी बताएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे उसके बाद हम समझ लेते हैं रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। रासायनिक समीकरणों को बोलते हैं केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें किसी पदार्थ के अणुसूत्र या तत्वों के नाम लिखते हैं और उसके बाद से आपस में संयोग कर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। यानी किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो पदार्थ होते हैं उनको उनके तत्वों और सूत्रों से व्यक्त करने की प्रक्रिया को बोलते हैं रासायनिक समीकरण। जैसे मैग्नीशियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया किया, बनाया मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया है। ठीक उसी प्रकार हाइड्रोजन क्लोरीन से अभिक्रिया किया, बनाया यहाँ पे 2HCl बोले तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यहाँ पे सोडियम क्लोरीन से अभिक्रिया किया, बनाया यहाँ पे सोडियम क्लोराइड। और यहाँ पे कैल्शियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया किया, बनाया यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड बनाया है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं रासायनिक समीकरण में जो भी पदार्थ भाग ले रहे हैं इसको हम रिएक्टेंट्स बोलेंगे, लेकिन इसमें हम पदार्थों का नाम न लिख के उनके संकेत बोले तो सिंबल और सूत्र में तत्व या अणुसूत्र हम लिखे हैं। और यहाँ पे जो भी ये प्राप्त हुआ ये सब के सब हमारा क्या हो गया, तो ये सब के सब हमारा हो गया प्रोडक्ट हो गया। क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया। और ये सब के सब क्या हो गया, हमारा रिएक्टेंट्स हो गया। तो रासायनिक समीकरण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक जो होता है संतुलित रासायनिक समीकरण जिसको बैलेंस केमिकल इक्वेशन बोलते हैं, दूसरा होता है असंतुलित रासायनिक समीकरण जिसको बोलते हैं अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। इसमें क्या होगा, तो इसमें जो भी पदार्थ भाग लेते हैं, जैसे यहाँ पे H2 हो गया, फिर क्या हो गया Cl2, यहाँ पे बनाएगा 2HCl, यानी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट में जो भी एलिमेंट्स होंगे उनका परमाणु संख्या समान होना चाहिए। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, क्लोरीन 2 है, क्लोरीन भी क्या 2 है, ये बैलेंस है। वैसे यहाँ पे H2 प्लस क्या हो गया O2, ये बनाएगा हमारा 2H2O। अब यहाँ पे चेक करना है कि यह संतुलित है कि असंतुलित है। तो यहाँ पे देखेंगे तो 2 दूना कितना हो गया 4, यहाँ पे हाइड्रोजन, लेकिन यहाँ पे कितना है 2 है, तो इसके पहले हम 2 लगा देंगे। 4 हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन 2 कॉमन है, यहाँ भी ऑक्सीजन 2 कॉमन है, ये बैलेंस हो गया। सेकेंड थर्ड का बात करेंगे, जैसे यहाँ पे हो गया, जैसे हो गया यहाँ पे Na प्लस हो जाएगा Cl2, बनाएगा यहाँ पे 2NaCl, सोडियम क्लोराइड, यहाँ पे क्या करेंगे 2 लगा देंगे। वैसे ही यहाँ पे एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे हो गया Ca प्लस O2, बनाएगा यहाँ पे 2CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम 2 है, यहाँ पे 1 है, इसके पहले क्या कर देंगे 2 लगा देंगे। तो ये जितने भी हम लिखे हैं इसमें देखेंगे तो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट दोनों में क्या होगा, परमाणु की संख्या जो होगा एक समान होगा, अर्थात यह जितने भी लिखे हैं केमिकल इक्वेशन ये सब के सब क्या है, बैलेंस है। ऑन बैलेंस का बात करते हैं तो इसमें जो भी तुम्हारे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट होंगे इनके परमाणु की संख्या जो होगा एक समान नहीं होगा, डिफरेंट होगा। जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया H2 प्लस लिख दिया O2, ये बना दिया हमारा H2O। वाटर तो बना दिया ठीक है, लेकिन ये बैलेंस फॉर्म में नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 ये बात तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 1 है, यहाँ पे कितना है 2 है, तो ये हो गया हमारा अनबैलेंस हो गया। यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल। सेकंड एग्जाम्पल की बात करेंगे, जैसे यहाँ पे हो गया Mg प्लस क्या हो गया O2, ये बनाएगा MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड।
जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन से क्या करता है, अभिक्रिया करता है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करता है। यहाँ पे मैग्नीशियम सिंगल है, बात सही है, यहाँ पे सिंगल है, यानी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट में मैग्नीशियम एक समान है, लेकिन ऑक्सीजन क्या है, 2 है, यहाँ पे कितना है, 1 है, तो ये हो गया हमारा अनबैलेंस हो गया। सी बात करेंगे, सी एग्जाम्पल्स का, तो इसमें देखेंगे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे, तो यहाँ पे हो जाएगा Na प्लस क्या हो जाएगा Cl, ये बना देगा हमारा यहाँ पे Cl2, यह बना देगा हमारा NaCl। सोडियम क्लोराइड हो गया, यहाँ पे Cl2 है, यहाँ पे Cl है, ये भी क्या हो गया, अनबैलेंस हो गया। वैसे यहाँ पे बात करते हैं, जैसे होता है यहाँ पे Mg प्लस Cl2, ये बनाया गया यहाँ पे MgCl, मैग्नीशियम क्लोराइड। ये हमारा क्या होगा, यहाँ पे मैग्नीशियम 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे मैग्नीशियम 1 है, यहाँ पे क्लोरीन कितना है, 1 है, लेकिन यहाँ पे क्लोरीन कितना है, 2 है, तो ये हमारा हो गया अनबैलेंस में आ गया। तो इस प्रकार से हम देखेंगे रासायनिक समीकरण जो होता है इसके 2 प्रकार होते हैं, एक जो होगा संतुलित, दूसरा होगा असंतुलित। संतुलित में क्या होगा कि इसमें जो भी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के जो हमारे परमाणु संख्या होंगे वो एक समान होंगे। असंतुलित में क्या होगा कि जो भी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट होंगे वो असमान होंगे। रासायनिक समीकरण है जिसको हम संतुलित करेंगे, जैसे यहाँ पे लिखा है रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करें, तो इसमें हम देखेंगे कौन सा जो रिएक्शन है वो संतुलित है या कौन सा असंतुलित है। तो सबसे पहले हम रिएक्टेंट्स में देखेंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 2 है, क्लोरीन कितना है, 2 है, ये दोनों आपस में मिला है, बनाया यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाया है। यहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना है, 1 है, क्लोरीन में कितना है, 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2, तो इसके पहले हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे इसके पहले करेंगे 2, इसके पहले हम 2 करेंगे, तो ये बना देगा हमारा 2HCl। अर्थात ये देखेंगे तो यहाँ पे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट में जो भी परमाणु है इनकी संख्या बराबर होगी, अर्थात यह जो रासायनिक समीकरण है वो कैसा है, तो ये हमारा हो गया बैलेंस हो गया। यहाँ पे Mg, यहाँ पे क्या होगा Cl2, मैग्नीशियम क्लोरीन से अभिक्रिया करता है, बनाता है मैग्नीशियम क्लोराइड। लेकिन यहाँ पे देखना है कि ये बैलेंस है कि अनबैलेंस है, तो यहाँ पे मैग्नीशियम सिंगल है, मैग्नीशियम यहाँ पे सिंगल, ये तो ठीक है। क्लोरीन यहाँ पे 2 है, लेकिन यहाँ पे क्लोरीन कितना है, 1 है, तो इसके पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्या कर देंगे, 2 लगा देंगे। MgCl2 जो होता है इसको बोलते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड, ये हमारा हो गया अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन। फिर यहाँ पे जब नाइट्रोजन जो होता है ये हाइड्रोजन से अभिक्रिया करता है तो बनाता है यहाँ पे अमोनिया। ये किसका निर्माण करता है, अमोनिया का निर्माण करता है, अमोनिया। यहाँ पे देखेंगे बैलेंस है कि अनबैलेंस है, तो हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है, 2 है, यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो 3 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। नाइट्रोजन कितना है, 2 है, तो इसके पहले हम लगा देंगे 3 2 कितना हो गया, 6 हो गया। नाइट्रोजन यहाँ पे 2 है, तो इसके पहले यहाँ पे 2 है, ये हमारा हो गया बैलेंस हो गया। ठीक, उसके बाद से देखेंगे कैल्शियम जो होता है ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो बनाते हैं यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड। यहाँ पे देखेंगे तो 2CaO बनाया है, यहाँ पे Ca 2Ca है, यहाँ पे कितना सिंगल, इसके पहले क्या कर देंगे 2 कर देंगे, बाकी यहाँ पे O2 तो कॉमन है, तो यहाँ पे O2 क्या हो गया या 2 क्या हो गया, यहाँ पे कॉमन हो गया। फिर सोडियम जो होता है क्लोरीन से अभिक्रिया करता है, बनाता है यहाँ पे सोडियम क्लोराइड बनाता है, जिसको नमक बोलते हैं हम। यहाँ पे देखेंगे तो सोडियम 2 है, क्लोरीन में कितना है, 2 है, लेकिन यहाँ पे दोनों 1 1 है, तो इसके पहले क्या कर देंगे 2 लगा देंगे, फिर यहाँ पे क्या कर देंगे 2 लगा देंगे। अब ये हमारा क्या होगा, बैलेंस, यानी ये भी बैलेंस हो गया, ये भी बैलेंस हो गया। फिर उसके बाद से लास्ट में देखते हैं मैग्नीशियम जो होता है ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करता है तो बनाता है मैग्नीशियम क्लोराइड बनाता है। फिर इसमें चेक करेंगे ये बैलेंस है कि अनबैलेंस है। मैग्नीशियम सिंगल है, मैग्नीशियम सिंगल है तो ठीक है। क्लोरीन यहाँ पे कितना है, 2 है, यहाँ पे कितना है, 1 है, तो इसके पहले हम क्या करेंगे 2 लगा देंगे, तो यहाँ पे क्लोरीन कितना होगा 2, हाइड्रोजन भी कितना होगा 2, बाकी यहाँ पे हाइड्रोजन 2 यहाँ पे निकल रहा है। तो ये जितने भी हमारे यहाँ पे केमिकल इक्वेशन ये सब के सब क्या हो गए, बैलेंस हो गए। तो हम किसी रासायनिक समीकरण को बैलेंस कैसे करते हैं, तो उसमें वही देखते हैं कि रिएक्टेंट्स में परमाणु कितना है, रिएक्टेंट्स और देखते हैं प्रोडक्ट, और देखते हैं प्रोडक्ट। जैसे यहाँ पे रिएक्टेंट्स में क्या है, फर्स्ट में तो हाइड्रोजन है और दूसरा क्या है, क्लोरीन है। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 2 है, यहाँ पे कितना है, 2 है, लेकिन इसमें क्या था, हाइड्रोजन पहले कितना था, 1 था, क्लोरीन भी कितना था, 1 था। अब यहाँ पे जैसे मिटा दिए इसको हम, यहाँ पे हो गया HCl हो गया। हाइड्रोजन कितना है, 1 है, क्लोरीन कितना है, 1 है, तो ये बैलेंस नहीं है। बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पे करेंगे 2, जब यहाँ पे 2 कर देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 और 2 हो जाएगा। तो किसी भी केमिकल इक्वेशन को चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट में उपस्थित जो भी परमाणु होंगे उनके नंबर्स को हम क्या करते हैं, काउंट करते हैं, और उसके बाद से तब हम पाते हैं कि कोई समीकरण जो है ये संतुलित है कि असंतुलित है। अब नेक्स्ट समझना है यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार। तो बेसिकली रासायनिक अभिक्रिया जो होता है इसके टोटल 5 प्रकार होते हैं। फर्स्ट जो होता है संयोजन अभिक्रिया, दूसरा होता है वियोजन अभिक्रिया, तीसरा होता है एकल विस्थापन, और चौथा होता है द्वितीय विस्थापन, और पांचवा होता है उपचयन और अपचयन, दोनों एक साथ होता है। तो इसको हम समझते हैं बारीकी से, ठीक है ना। सबसे पहले बोलेंगे संयोजन। संयोजन का मतलब होता है जुड़ना। जब कोई पदार्थ
जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग कर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मैग्नीशियम ऑक्सीजन से संयोग किया, बना दिया मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिया है। कार्बन ऑक्सीजन से संयोग किया, बना दिया कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया है। ये हमारा हो गया संयोजन अभिक्रिया हो गया। दूसरा बात करते हैं वियोजन अभिक्रिया। तो वियोजन अभिक्रिया किसे बोलेंगे? तो वैसी अभिक्रिया जिसमें कोई एक यौगिक दो या दो से अधिक छोटे छोटे अणुओं या यौगिकों में टूटता है, उसे बोलेंगे वियोजन अभिक्रिया। जैसे यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट को जो हम गर्म किए हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में क्या हो गया, बदल गया है। दूसरा है फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट को यदि हम गर्म करेंगे तो फेरिक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड गैस और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस में क्या होता है, अपघटित हो जाता है। तो इसको बोलेंगे वियोजन अभिक्रिया और इसको बोलेंगे संयोजन। संयोजन मतलब जुड़ना, अब वियोजन मीन्स क्या हो गया, विखंडित होना, टूटना। एकल विस्थापन अभिक्रिया किसे बोलते हैं? इसे हम प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं, जिसमें किसी यौगिक से कोई तत्व उस तत्व का स्थान हटाकर अपना स्थान क्या करता है, ग्रहण करता है, उसे बोलेंगे हम एकल विस्थापन अभिक्रिया। यानी वैसी अभिक्रिया जिसमें कोई तत्व किसी यौगिक से किसी तत्व को हटाकर वहां अपना स्थान ग्रहण करता है, उसे बोलते हैं एकल विस्थापन अभिक्रिया। इसी को बोलेंगे प्रतिस्थापन अभिक्रिया। जैसे यहाँ पे कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट में कॉपर को विस्थापित करने का काम कौन कर रहा है, जिंक कर रहा है। तो यहाँ पे बन गया जिंक सल्फेट, यहाँ पे कॉपर क्या होगा, बाहर निकल गया। ठीक उसी प्रकार फिर नीचे कॉपर सल्फेट है, फेरस है, फेरस कॉपर सल्फेट में कॉपर को विस्थापित करके बाहर निकाल दे, फिर उसके बाद से बन गया यहाँ पे फेरस सल्फेट बन गया। अब उसके बाद समझते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है? तो वैसी अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक, वैसी अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक अपने आयन की अदला बदली से दो नए नए यौगिकों का निर्माण करते हैं, उसे बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। जैसे यहाँ पे AgNO3, इसको बोलेंगे सिल्वर नाइट्रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिल्वर नाइट्रेट। और यहाँ पे क्या है, NaCl, सोडियम क्लोराइड है, ये दोनों को दोनों यौगिक है। तो इसमें क्या होगा, यहाँ से Ag और यहाँ से Cl, यहाँ से Ag और यहाँ से Cl क्या बना देगा यहाँ पे, तो AgCl बना देगा सिल्वर क्लोराइड। बाकी बचेगा NaNO3 बना देगा सोडियम नाइट्रेट बना देगा। फिर यहाँ पे बेरियम क्लोराइड है, ये सोडियम सल्फेट से अभिक्रिया करेगा तो यहाँ पे BaSO4 ये बना देगा, यहाँ पे बेरियम सल्फेट बनाएगा, बाकी यहाँ पे 2NaCl बोले तो सोडियम क्लोराइड का निर्माण कर देगा। तो इसको बोलेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। उसके बाद से बात करते हैं ऑक्सीडेशन। उपचयन को बोलेंगे ऑक्सीडेशन। किसी पदार्थ में ऑक्सीजन परमाणु का संयोग जो होता है ऑक्सीडेशन कहलाता है, या किसी पदार्थ से हाइड्रोजन परमाणु का ह्रास जो होता है उपचयन कहलाता है। जैसे यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन से संयोग किया, बना दिया यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो यहाँ पे क्या हो गया है, तो यहाँ पे हुआ है ऑक्सीडेशन। वैसे ही मैग्नीशियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया क्या है, बना दिया यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड, यहाँ भी हो गया ऑक्सीडेशन। फेरस ऑक्सीजन से अभिक्रिया क्या, बना दिया यहाँ पे फेरस ऑक्साइड, ये भी हो गया हमारा ऑक्सीडेशन। ये सेम प्रोसेस हो गया, ऑक्सीडेशन हो रहा है यहाँ पे। यानी किसी पदार्थ में ऑक्सीजन परमाणु का संयोग ऑक्सीडेशन कहलाता है। अपचयन को बोलते हैं रिडक्शन बोलते हैं। इसमें क्या होता है, तो किसी पदार्थ में हाइड्रोजन परमाणु का संयोग होता है, उसे अपचयन कहते हैं, या किसी पदार्थ से ऑक्सीजन परमाणु का ह्रास जो होता है अपचयन कहलाता है। जैसे यहाँ पे क्लोरीन जो है ये हाइड्रोजन के साथ संयोग करता है, या हाइड्रोजन जो है क्लोरीन से अभिक्रिया करता है तो बनाता है यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाता है। वैसे यहाँ पे नाइट्रोजन जो होता है ये हाइड्रोजन से अभिक्रिया करता है तो बनाता है यहाँ पे अमोनिया। इस प्रकार से हमने यहाँ पे देखा रासायनिक अभिक्रिया के टोटल 5 प्रकार होते हैं। एक जो होता है संयोजन अभिक्रिया, दूसरा होता है वियोजन अभिक्रिया, तीसरा होता है एकल विस्थापन जिसको हम लोग प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी बोलते हैं, उसके बाद से द्विविस्थापन अभिक्रिया, फिर उपचयन और अपचयन दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ आते हैं। अब उसके बाद से नेक्स्ट टॉपिक्स के बारे में हम जिक्र करने जा रहे हैं। अब समझना है इसमें रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है। रेडॉक्स अभिक्रिया में क्या होता है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, मैंने वैसी अभिक्रिया है जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों एक साथ होता है, उसे बोलते हैं हम रेडॉक्स अभिक्रिया। जैसे यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड है और यहाँ पे हाइड्रोजन है, ये दोनों रिएक्टेंट्स हो गया। तो कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन जो होगा ना, ये हमारे हाइड्रोजन से संयोग करेगा और वाटर बना देगा। तो जहाँ अभी बताया ना कि मतलब क्या होता है, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन परमाणु का संयोग यानी ऑक्सीडेशन कहलाता है। बोल लेंगे यहाँ पे हाइड्रोजन का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ तो वाटर बना है। ठीक, यहाँ से अभी बोल रहे हैं कि किसी पदार्थ से ऑक्सीजन परमाणु का ह्रास जो होता है, ये निकलना जो होता है रिडक्शन कहलाता है। तो यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड से यहाँ पे ऑक्सीजन परमाणु निकल रहा है, तो फिर यहाँ पे कॉपर बन रहा है, तो यहाँ पे हो गया रिडक्शन। यानी किसी अभिक्रिया में, किसी रासायनिक अभिक्रिया में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों एक साथ होता है, तो उसे बोलेंगे हम रेडॉक्स अभिक्रिया। वैसे एग्जाम्पल यहाँ पे है, यहाँ H2S है, हाइड्रोजन सल्फाइड है, यहाँ पे क्लोरीन से क्या कर रहा है, अभिक्रिया कर रहा है, तो यहाँ पे बना रहा है सल्फर और 2HCl बना रहा है। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है किसका, क्लोरीन का, और रिडक्शन हो रहा है यहाँ पे किसका, तो यहाँ पे सल्फर का हो रहा है। फिर यहाँ पे जिंक ऑक्साइड हो गया, कॉपर से अभिक्रिया करेगा तो यहाँ पे ये ऑक्सीजन परमाणु जिंक से निकलेगा तो जिंक बनाएगा, ये हो गया रिडक्शन हो गया। और कार्बन में ऑक्सीजन परमाणु संयोग करके कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा तो ये हमारा हो गया ऑक्सीडेशन। इस प्रकार से इसको हम बोलेंगे रिडॉक्स अभिक्रिया बोलेंगे।
अब नेक्स्ट समझना है संक्षारण। संक्षारण को कोरिजन बोलते हैं। इसमें क्या होता है तो किसी धातु के सतह या परत जो होता है ना उसमें जंग लग जाता है, इसी को बोलते हैं संक्षारण बोलते हैं। जैसे लोहे में जंग लगना क्या है तो संक्षारण का उदाहरण है। अब संक्षारण से बचने के उपाय क्या हो सकते हैं? तो संक्षारण से बचने के उपाय हो सकते हैं यहाँ पे, या तो हम उस वस्तु को, धातु की वस्तु को पेंट करेंगे, नहीं तो ग्रीस लगाएंगे, नहीं तो तेल लगाएंगे, नहीं तो जस्तीकरण करेंगे। जस्तीकरण क्या है? जस्तीकरण एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें किसी धातु के प्लेट पे जिंक का परत हम चढ़ाते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग जस्तीकरण। अब यहाँ पे संक्षारण के लिए क्या होना चाहिए? तो संक्षारण के लिए यहाँ पे नम वायु, बोले तो ऑक्सीजन, और फिर क्या होना चाहिए यहाँ पे वाटर होना एकदम कंपलसरी है। किसी वस्तु को संक्षारित होने के लिए इन दो चीजों की आवश्यकता होती है। इक्वेशन का माध्यम से समझते हैं तो यहाँ पे फेरस है जिसको लोहा बोलते हैं, ये ऑक्सीजन और जल के साथ क्या करता है? अभिक्रिया करता है, तो यहाँ पे बनाता है जल योजित आयरन ऑक्साइड, यानी जंग लगा हुआ लोहा यहाँ पे प्राप्त होता है, जिसका सूत्र होता है 2Fe2O3.XH2O। अब उसके बाद से यहाँ पे नेक्स्ट समझेंगे हम विकृत गंधितता, जिसको बोलेंगे रेंसिडिटी बोलेंगे। रेंसिडिटी का मतलब होता है कि खास करके देखिएगा लोग गर्मी के दिनों में क्या होता है, खाना जो होता है ये बासी होता है। तो खाना बासी होने का मुख्य कारण क्या होता है? तो वसा और तेल और O2 द्वारा उपचयित होने का फलस्वरूप जो होता है हमारा खाना जो होता है वो क्या होता है? बासी हो जाता है, यानी खाने योग्य ना हो जाता है। तो उस घटना को बोलते हैं विकृत गंधितता बोलते हैं। इससे बचने के लिए हम लोग नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल करते हैं, और उसके बाद से यहाँ पे रेफ्रिजरेटर का इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि चिप्स की थैली में किस गैस का यूज करते हैं? तो हम लोग क्या करते हैं? नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल करते हैं। और विभिन्न प्रकार के रसायन के माध्यम से हम अपने खाने को सुरक्षित कर सकते हैं, ताकि इसको हम काफी लंबे समय के बाद भी इसका सेवन कर सकें। तो ये रहा आपका संचरण। दूसरा क्या होगा? विकृत गंधितता। अब नेक्स्ट टॉपिक समझना है यहाँ पे दहन। दहन को हम लोग बोलते हैं कंबसन बोलते हैं। इसमें क्या होता है? तो किसी पदार्थ के जलने की प्रक्रिया को दहन बोलते हैं। अब बात यहाँ पे समझना है, कोई पदार्थ जलता है तो इसके लिए आवश्यक शर्तें कौन कौन सी होती हैं। तो सबसे पहले बात आती है कि यहाँ पे ऑक्सीजन का उपस्थित होना क्या है? जरूरी है, कि बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में कोई पदार्थ जो होता है जलता नहीं है। दूसरा, दहनशील पदार्थ की उपस्थिति। दहनशील पदार्थ क्या होता है? तो वैसे पदार्थ जो जलते हैं उसे क्या बोलेंगे? दहनशील बोलेंगे। तो दहनशील पदार्थ की उपस्थिति होनी चाहिए। तीसरा बात जो होता है ज्वलन ताप की उपस्थिति। ज्वलन ताप यानी जितने भी पदार्थ होते हैं उन सबको जलने के लिए किसी न किसी टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, तो वही बोलेंगे ज्वलन ताप की उपस्थिति। ये तीन शर्तें जो होती है किसी पदार्थ को जलाने का काम करती है। अब यहाँ पे समझ लेते हैं छोटा मोटा बात, दहनशील पदार्थ। वैसा पदार्थ जो जलता है उसे क्या बोलेंगे? दहनशील। जैसे कागज, लकड़ी और एलपीजी गैस, और बहुत तरह तरह की वस्तुएं होती हैं जिनमें आग आसानी से पकड़ती है और वो जलती हैं, उसे बोलेंगे दहनशील पदार्थ। अदहनशील पदार्थ को किसे बोलेंगे? अदहनशील पदार्थ क्या होता है? वैसे पदार्थ जो जलता नहीं है, जैसे ईंट हो गया, पत्थर हो गया, कंकड़ हो गया, और उसके बाद से बहुत सारे ऐसे पदार्थ हो सकते हैं जो क्या होते हैं कि जलते नहीं है, तो उसको बोलेंगे अदहनशील पदार्थ। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव ऑन हो रहे हैं, जिसका नाम क्या है? फ्लैम। फ्लैम बोले तो ज्वाला। जब कोई पदार्थ जलता है तो उसके आसपास क्या होता है? एक क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो उसके आसपास जो एक क्षेत्र उत्पन्न होता है उसी को हम लोग बोलते हैं ज्वाला बोलते हैं। क्या बोलेंगे? इसको ज्वाला बोलेंगे। जैसे यहाँ पे एक हम मोमबत्ती जला रहे हैं और मोमबत्ती के जो आसपास के जो क्षेत्र दिखाई दे रहे हैं इसी को हम बोलेंगे क्या? इसी को बोलेंगे हम ज्वाला बोलेंगे। अब ज्वाला के कुछ क्षेत्र होते हैं। ज्वाला जो होता है इसके मुख्यतः 3 क्षेत्र होते हैं। फर्स्ट जो होता है केंद्रीय मंडल होता है, जो फर्स्ट वाला जो भाग होता है इसको बोलते हैं केंद्रीय मंडल। केंद्रीय मंडल का रंग जो होता है नीला होता है, और यहाँ पे टेम्परेचर क्या होता है? सबसे कम होता है। दूसरा होता है देदीप्यमान मंडल। ये रंग जो होता है पीला होता है, और यहाँ पे ताप जो होता है कैसा होता है? तो यहाँ पे ताप जो होता है मॉडरेट होता है, यानी मृदुल होता है। सबसे बाहरी भाग जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं सबसे बाहरी, ज्वाला का सबसे बाहरी वाला भाग को बोलते हैं अदेदीप्यमान मंडल बोलते हैं, जिसका रंग कैसा होता है? लाल होता है, और यह जो होता है सबसे अधिक गर्म होता है। इस प्रकार से हमने यहाँ पे दहन और ज्वाला को कंप्लीट बता दिया। अब उसके बाद से इस चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक बच रहा है एलपीजी गैस, जिसका जिक्र अभी हम जस्ट कर रहे हैं। अब इस चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक से जिसका नाम है एलपीजी गैस। हम लोग इसका यूज पूरा एकदम घरों में करते हैं। एलपीजी का पूरा नाम क्या होता है? तो लिक्विडिफाइड पेट्रोलियम गैस होता है। यह एक प्रकार का गैस होता है जो मुख्य रूप से क्या होता है? तो इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन के मिलने से बना होता है, यानी उनका क्या होता है? मिश्रण होता है, जिसका मुख्य अवयव जो होता है क्या होता है यहाँ पे? तो ब्यूटेन होता है, जो कि 50 से 60% का होता है मौजूद होता है। इसका उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं? तो एलपीजी गैस जो होता है इसका उपयोग जो होता है हम लोग ईंधन के रूप में करते हैं, अर्थात विभिन्न प्रकार के यहाँ पे खाद्य पदार्थ बोले तो खाना बनाने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे हम जब एलपीजी गैस को जलाते हैं, मुख्य ब्यूटेन को जब जलाते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो यहाँ पे क्या करते हैं? CO2 गैस और यहाँ पे वाटर, और फिर क्या करता है? उष्मा को रिलीज करता है। खास बात यह है कि एलपीजी गैस जो होता है इसमें बैड स्मेल को पैदा करने के लिए, बैड स्मेल निकालने के लिए, बैड स्मेल विकसित करने के लिए क्या होता है? इसमें हम लोग क्या करते हैं? इथाइल मरकैप्टन को इस्तेमाल करते हैं। इथाइल मरकैप्टन जिसका सूत्र क्या होता है? C2H5SH
ये क्या करता है, दुर्गंध पैदा करता है। जब यहाँ पे एलपीजी गैस क्या होता है, कभी लीकेज करता है। क्या पता आप रसोई घर में है, किचन घर में है और उसके बाद उसमें एलपीजी गैस रिसाव कर रहा है और उसमें इथाइल मरकैप्टन ही ना हो, तो मालूम चलेगा पूरा गैस में क्या है, पूरा घर में क्या है, गैस फैल गया है। अब आप गए खाना बनाने के लिए और उसके बाद से खाना के साथ पूरी तरह से क्या होगा, यहाँ पे जल के राख हो गए। इसलिए बैड स्मेल डाला जाता है ताकि हमको मालूम चले कि एलपीजी गैस जो है कहीं से लीकेज कर रहा है। ये चैप्टर हम पूरी तरह से जितने भी टॉपिक्स थे सब टॉपिक्स को हमने कवर किया है पूरी तरह से। आप इस वीडियो को बारीकी से देखिए और उसके बाद से जो भी प्रॉब्लम्स है आप हमें कमेंट में बताइए और उसके बाद से हम आपको फिर इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करने का प्रयास करेंगे। और रही बात ये जितने भी टॉपिक्स है इन सब पे यदि आप सॉल्यूशन चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप चैनल है साइंस बाय अभी सर, साइंस बाय अभी सर, उसको हम उस पर फॉलो कीजिए और उसके बाद से इन सभी क्वेश्चंस का आंसर जो है वहाँ पे हम क्या कर देंगे, सबमिट कर देंगे। वहाँ से आप रिटन के तौर पे आप लिख सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू और फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और अच्छे से पढ़ाई लिखाई करें।